तो भाई वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, पहले हमने कराया बायो। कल आपने जो वीडियो देखी होगी वो देखी होगी बायो की। आज हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज दूसरा दिन है और उसमें हम करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आपके सामने स्क्रीन पे 4 एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज किया करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है, केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ पे अकर नहीं होती। केमिकल रिएक्शन पता है ना कि सभी को, कि जब भी ये केमिकल रिएक्शन होती है नए सब्सटेंसेस बनते हैं, कलर चेंज हो जाता है, हीट रिलीज होती है, तो वो सब है। चलो, पहली ऑप्शन है, मिल्क लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर, कि मान लो दूध था, दूध पड़ा रहा। अब भाई दूध पड़ा रहता है, मम्मियाँ कहती है ना गर्मियों में कि जो दूध बाहर पड़ा है, इसमें लिखा हुआ है आगे समर करके, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दूध अगर बाहर बाहर पड़ा रहेगा तो दूध खराब हो जाता है ना। क्यों बाहर से खराब हो जाता है भाई? क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो ये तो एग्जाम्पल है, बिल्कुल है। ठीक है, दूसरा है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, मतलब जो ग्रेप्स हैं उनसे हम शराब शुरू बनाते हैं ना, पता है, ठीक है उसे शराब बनाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है। दूसरा है, एन आयरन नेल इज लेफ्ट, ये तो भाई पता है, ये लोहे की कील बाहर पड़ी रहे, कलर ब्राउन हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। फिर कलर चेंज करने के लिए, उससे बचाने के लिए हम उस पर क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ये सब तो आपको पता है। और अगला ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, कि भाई जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सर उसमें कौन सा हो रहा है, वो भी पहले भी पानी था, अब लिक्विड बन गया, वो भी पानी है, पहले भी H2O था, अब भी H2 है, कोई नया सब्सटेंस तो कुछ बना ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, तो इसके आगे है एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एक बार देखो ऑप्शंस और कमेंट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, उम्मीद करता हूं कि थर्मल डिकम्पोजिशन तो पता ही होगा। डिकम्पोजिशन होता है कि जब एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके दो नए सब्सटेंसेस बना ले, एक एलिमेंट ब्रेक डाउन होके दो नए सब्सटेंसेस बना ले, इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन की भी टाइप होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या लिखा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जब किसकी मदद से हम ब्रेक डाउन करें, हीट की मदद से ब्रेक डाउन करें। किसकी मदद से ब्रेक डाउन करें? हीट की मदद से ब्रेक डाउन करें। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है AgCl प्लस Ag प्लस Cl2, मतलब हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था, उसको ब्रेक डाउन किया तो Ag प्लस Cl2 बन गया। क्या ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है? सर याद आ रहा है, डिकम्पोजिशन तो ये देखो चारों ही हैं, सिंगल प्रोडक्ट है, टूट के दो 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 बन रहे हैं, डिकम्पोजिशन तो सारी है। लेकिन उससे पूछा थर्मल, थर्मल जहाँ पे हीट आए, तो भाई ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिख देता सनलाइट, ये तो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। और ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की मदद में है उन्हें हम कहते हैं फोटोलाइटिक। क्या कहते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये तो उसकी हो गई। चलो आगे है कैल्शियम कार्बोनेट। भाई अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसके ऊपर हम आते हैं, अगला है H2O। ऑप्शन सी है H2O। H2O तो सर पानी, पानी हीट करने से कहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है, भाप बनता है, वो भी पानी रहता है। तो अगर हम वाटर को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो हमें करानी पड़ती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक डाउन। तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। तो इसमें देखो अगला है, ये ऊपर आता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, जब हम हीट करते हैं तभी ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जांपल बी भी है। और इसमें मैंने नीचे ऑप्शन लिखा नहीं, उसमें चूज करना है 1 2 3 ऐसे करके ना, एक से ज्यादा भी ऑप्शन है इसकी। तो अगला है KClO3। अब इसको भी जब हम हीट करते हैं तो ये बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन डी भी हमारी क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर बी और डी, इसमें ऑप्शन लिखी हुई थी, तो ऑप्शन 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई हो, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी करना, क्योंकि अभी ये 20 दिन है ना, जो एकदम अच्छे से तुम्हें सारे MCQ सारी साइंस एकदम अच्छे से तुम्हें रिवाइज करा दूंगा, रिवाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शॉर्ट के जरिए ना आपको बताता जाऊंगा, वो भी देखते जाना। चलो तीसरा क्वेश्चन है, ये ना मेरे पास दो चीजें पड़ी हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये इस समय ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने ऐसे रखा है और ये आयरन का है। ठीक है, आयरन का ये बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया, अभी इस वाटर की स्प्रे करी, अभी क्या लगेगा इससे सर, जंगाल लगेगा। अभी आपने बताया आयरन नेल, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, जंगाल लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, ऐसे अब स्प्रे कर दिया, अब भी इसमें क्या लगेगा सर, जंगाल लगेगा। देखो रस्ट लगेगा, इसमें भी रस्ट लगेगा, इसमें भी रस्ट लगेगा।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से रस्ट ज्यादा लगेगा किसे? इसको ज्यादा रस्ट लगेगा कि इससे ज्यादा रस्ट लगेगा? चलो आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है एक्स विल गेट मोर रस्ट, कि भाई जो एक्स है मतलब जो ऐसे बड़ा है इसको ज्यादा रस्ट लगेगा। दूसरा है कि भाई इसको ज्यादा रस्ट लगेगा। तीसरा है कि दोनों को बराबर बराबर ही लगेगा। और चौथा है भाई किसी को जंगाल ही नहीं लगेगा। तो ऑप्शन पहले है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाना आंसर जो भी तुम्हें पता है। 1 2 नहीं पता, चलो फिर चलो एक्स विल गेट दी मोरस देन दी वाई। अब मेरी एक बार बताओ, जब ये ऐसे था, जब ये ऐसे था तो इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया, ये जो नीचे वाला सरफेस एरिया ये सारा तो बचा हुआ है, तो इसमें जंगाल क्या लगेगा? लगेगा, लेकिन ऊपर वाले में ज्यादा लगेगा, नीचे कम लगेगा ऊपर वाले में। और एक मैंने ऐसे रख दिया, अब स्प्रे करा तो आंसर मिल गया ना। अपने आप तुम सोचो, वाई विल गेट मोर रस्ट, जो पोर्शन ऐसा है वो इसमें बाकी जगह इसमें जो नीचे वाला एरिया है वो काफी कम कवर हो रहा है, तो इसका मतलब जो वाई है उस पे करंट क्या लगेगा, उसमें मेरा मतलब जंगाल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। आसान सा क्वेश्चन है। अगला पढ़ो भाई। अगला है कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड फॉर। कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कॉस्टिक सोडा होता क्या सर? हमने तो कभी सुना ही नहीं है भाई। कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बताओ, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अमोनिया में इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, अमोनिया तो NH3 होता है। अमोनिया तो हमारा NH3 होता है, उसमें तो कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगला है डिसइंफेक्टेंट, मतलब जैसे वो देखा है कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में बहुत सारी बीमारियां होती है, तो उसमें हम एक गैस करते हैं। कौन सी गैस? क्लोरीन। तो क्या यहाँ पे क्लोरीन है? नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही होगा। अगला है POP, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसी बातें कर रहे हो सर? NOH POP में कहाँ यूज होता है? उसमें तो एक जिप्सम वाटर होता है, जिप्सम होता है, उसको हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? POP में हो जाता है। बची एक ऑप्शन, और वो है सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट्स, क्योंकि जो सोप एंड डिटर्जेंट्स, जो साबुन है, साबुन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल किसका है? NaOH का ही है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, जिस रिएक्शन में हम कहते हैं कि अगर ईस्टर को NaOH के साथ मिला देंगे, ईस्टर को NaOH के साथ मिला देंगे, तो इसी प्रोसेस को हमारे क्या बन जाता था? सोप बनता था। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पोनिफिकेशन कहते हैं। स्पोनिफिकेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को स्पोनिफिकेशन कहते हैं। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट में कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल होता है, ना कि इन तीनों का। ठीक है, तो ये 4 MCQs। अभी कुछ MCQs और करेंगे, फिर हम करेंगे सेक्शन 2 की और, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो हमने पिछले 4 MCQs किए थे आपको एकदम अच्छे से समझ लग गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की। और जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी पूरी सीरीज जरूर देखना और दोस्तों को जरूर भेजना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन, कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो किन में प्रेजेंट होते हैं? ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट होते हैं। देखो ब्लीचिंग पाउडर में तो होते हैं, आप ऑप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ में इनके फॉर्मूले भी लिख के बताएं। ठीक है, और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है जब तक मैं यहाँ पे लिख रहा है। जैसे हमारा वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा यूज कहाँ होता है पहले तो ये बताओ। वॉशिंग सोडा जैसे हमारे जो घरों में कपड़े वगैरह होते हैं, अगर उनकी साफ सफाई करनी है, हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर? वॉशिंग सोडा का। Na2CO3.2H2O। तो ये जो यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे 2, यही एक्चुअल में हमारा क्या होता है? यही हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे अगर मैं बेकिंग सोडा लिखूँ, वो NaHCO3, ये वो होता है जिसमें हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? ये केक कूक बना लिया उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें NaHCO3 होता है। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जो इसमें है डॉट लग के? कुछ नहीं सर। इसका मतलब जो हमारा ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें 2 है सर, वॉशिंग सोडा तो बिल्कुल आंसर है। तो लेकिन ध्यान में दो, यहाँ पे POP भी लिखा है। ठीक है, POP बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें हमने देखा होगा हाफ H2O होता है। तो ये हाफ भी क्या बता रहा है? ऐसे ही जिप्सम भी होता है, जिप्सम में भी 2 होते हैं। ठीक है, तो हमें POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका आंसर ये भी है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर है सर? बिल्कुल ब्लीचिंग पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो कैल्शियम CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसमें तो सर कहीं भी ऐसी कोई टर्म ही नहीं लिखी। तो इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में सिर्फ ये है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताओ, या तो पूछ लेंगे ऐसे, या फिर पूछ लेंगे बताओ जिप्सम में कितने हैं, POP में कितने हैं, वॉशिंग सोडा में कितने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली कॉज डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। मतलब जब भी हम बेकिंग सोडा NaOH को हीट करते हैं तो उससे CO2 गैस प्रोड्यूस होती है ना? बिल्कुल होती है सर। जैसे मान लो अगर NaHCO3 को मैं, ये ट्राइंगल का मतलब होता है हीट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस होती है और उससे मतलब हीट दे रहे हैं, और कौन सी गैस निकलती है? CO2। तभी आपने देखा होगा केक फूल जाता है,
केक फूलता है, जैसे आपकी सहेली का मुंह फूल जाता है ना, वैसे केक फूलता है, उसका भी मुंह फूलता है। क्यों फूलता है? सहेली का मुंह फूलता है आपकी वजह से, लेकिन जो केक है उसका मुंह फूलता है CO2 गैस की वजह से। तो वही इसमें पूछ रहा है कि जब ये मुंह फूल जाता है तो इसमें आपके हिसाब से कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? सर फंक्शनल ग्रुप ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, लेकिन हमें फंक्शनल ग्रुप जरूर पता है कि ये सर इतने हम नालायक नहीं है। OH, OH किसका होता है? अल्कोहल का होता है सर, बिल्कुल शाबाश। COO किसका होता है? सर ये हमारा होता है कीटोन का, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, COOH, ये किसका होता है? सर हमारा एल्डिहाइड का होता है। ये COOH ये किसका होता है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसका आंसर है एकदम कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो C, यहाँ पे जो CO2 है ना, एक O A और एक K O, तो मिलके बन गए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आंसर होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान सा है, बस नाम याद रखना, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब असर्शन एंड रीजन देख लो कितनी मेहनत लग रही है। असर्शन रीजन चल रहे हैं, MCQs चल रहे हैं, तो पूरा भाई वीडियो तो अच्छे से मेहनत करके बना रहे हैं हम, ठीक है। असर्शन है पहला, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल, कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन हमें पता है उसके कंपाउंड जैसे मीथेन, इथेन, बुटेन, प्रोपेन, ये सब क्या है? कार्बन के कंपाउंड है। अब क्या ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं? सर फ्यूल की तरह इस्तेमाल पेट्रोल डीजल तो होता है, कार्बन कभी सुना नहीं? तो भाई होता है। LPG जो गैसेस होती है ना, ये जो LPG, उनमें भी क्या होता है? उनमें बुटेन गैस होती है, प्रोपेन गैस होती है, कभी पढ़ना उस पर लिखा होता है। तो असर्शन तो एकदम सही है कि जो कार्बन और उसके कंपाउंड है एज अ फ्यूल तो इस्तेमाल होते हैं, एकदम यूज होते हैं। रीजन दे रखा है, दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल एंड हाई क्लोरिफिक, बिल्कुल बात सही है भाई। हाई क्लोरिफिक वैल्यू का मतलब होता है कि जब उनको बर्न करते हैं उससे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। LPG गैस में देखा होगा पूरा कंप्लीट कंबशन होती है। क्यों होती है? इसी वजह से तो होती है। तो ये भी आंसर, रीजन भी एकदम क्या है इसका? सही है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर सही और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। चलो आगे है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए, ठीक है। अब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। ये पहले MCQs देख लिए हमने, ठीक है। 7 MCQs देख लिए। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ मेटल M नॉट रिएक्ट विद वाटर, भाई एक मेटल M है जो H2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एक M मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके कुछ बना लेता होगा, ठीक है। एंड टू प्रोड्यूस ब्लैक कलर प्रोडक्ट, ब्लैक कलर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि हमें कलर भी याद करने पड़ेंगे। कुछ 5 4 5 होते हैं, ज्यादा मेहनत काम नहीं है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ऐसा नहीं ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये पूरी लिस्ट है इस पे नजर मान लो। गिनती के कराऊंगा, बस उतने ही याद करने हैं, ठीक है। अब देखो ब्लैक कलर बोला है इसने। ब्लैक कलर कौन सा होता है? बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा, कॉपर। अगर कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं ना, ये पता क्या बना लेता है? ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और यही तो उसने पूछा, आइडेंटिफाई M, तो हमारा M क्या है? सर जी कॉपर। तो ठीक है, आज के बाद भूलना मत, जो कॉपर होता है, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बना लेता है, और जिसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। और ये साथ में मैंने रिएक्शन भी लिख दी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगले क्वेश्चंस को लिखता हूँ आपके लिए, फिर उन पे चर्चा करते हैं इनकी। और ये क्वेश्चन, ये ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट, कितने बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ना, मैं बता भी नहीं सकता। लेड नाइट्रेट को थर्मली डिकम्पोज कर दिया, थर्मली डिकम्पोज, अभी मैंने बताया था, देखो एक मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने से 2 नए सब्सटेंसेस बन गए। थर्मली मतलब किसकी मदद से किया है? हीट की मदद से, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट है इस बार। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला सर PbNO3 और 2, ये क्या बन गया? लेड नाइट्रेट बन गया। अब लेड नाइट्रेट को हमने क्या किया? हीट किया है। तो बताओ आगे रिएक्शन क्या बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को तो पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उम्मीद करता हूँ कर ही दिया होगा। लेड नाइट्रेट, तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2, ऑक्सीजन, खत्म खत्म। अब एक रिएक्शन तो आती है ये, एक आती है फेरस सल्फेट वाली, वो जब अगले क्वेश्चन कराऊंगा तब फिर बताऊंगा, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2। अब इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, वो होता है इसको बैलेंस भी करो। और ये मैं आपको होमवर्क दूंगा कि इसको बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। मैं यहाँ पे लिख देता, यहाँ पे मान लो X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है। इसको बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में X Y Z की वैल्यू जरूर बताना, ठीक है। अगला है नेचुरल गैस बर्न इन एयर। जो नेचुरल गैस है उसको अगर हम एयर में बर्न कर दें तो क्या होगा?
नेचुरल गैस मतलब मीथेन, इथेन, अभी तो बताया मैंने। जैसे मान लो मेरे पास CH4 है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न कर दें, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न कर दें, CH4 + O2 बर्न कर दिया। बर्न करने से क्या होगा सर, देखो एक तो निकलेगी CO2 गैस, तभी तो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्लस हीट और साथ में बहुत सारी लाइट। ये होता है ना जब CH4 मतलब क्या है, एक हमने अभी जैसे कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, उसको बर्न करेंगे तो फ्यूल की तरह, और फ्यूल में क्या निकलता है, हीट और लाइट निकलती है बहुत सारी। हीट पढ़ा था हमने, ठीक है। और ये देखो इससे हो गया। और यहाँ पे एक चीज और बता देता, ये जितने भी एल्केन होते हैं, जितने भी एल्केन होते हैं ये सब सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, ये डबल बॉन्ड और ये वाले ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। ये हो गए हमारे अनसैचुरेटेड और ये हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि एल्केन सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन और एल्काइन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड। और जितने भी ये हमारे जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें होते हैं कंप्लीट कंबशन। इसको बात को नोट कर लेना, बांध लेना, कई बार क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होती है, कंप्लीट कंबशन होती है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन होती है भाई साहब, कंप्लीट कंबशन। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। चलो तो आगे लगा क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड कैप्ड इन सनलाइट। सिर्फ वही बात आ गई, सिल्वर मतलब Ag, ब्रोमाइड मतलब Br2। अब हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने क्या कराना है, सनलाइट की प्रेजेंस से डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन सिल्वर ब्रोमाइड की मदद से। मतलब सिल्वर ब्रोमाइड है, सन में पड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। एक बन गया Ag, एक बन गया ब्रोमीन, खत्म। और ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये कई बार आ जाता है कि ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, ये कहाँ यूज करते हैं, जो फोटोग्राफी वगैरह होता है ना उसमें यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है ना, उसमें ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, जो पहले हमने MCQs में देखा था। तो ये दोनों उसका आंसर है, ठीक है। शाबाश, समझ लग रही है ना बच्चा, पढ़ लो, 20 दिन रह गए हैं, फिर मजे ही मजे नहीं है, फिर जीवन में और बहुत इम्तिहान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, गिव रीजन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम डिक्रीजेस, कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, कब, अगर उसको HNO3 में डिप कर दें। HNO3 क्या है सर, पहले यहाँ पे हम इस पे गौर करें। HNO3 हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3 क्या है हमारा मित्र, HNO3 है नाइट्रिक एसिड। अब किसी भी एलिमेंट को अगर नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, ये समझ लो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, इसमें हमने एल्यूमिनियम को क्या करा दिया, डिप करा दिया। अब हमें ये पता है कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। जैसे मेरी बात समझो, जैसे ये है, ठीक है, इसको छोड़ो, जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारी सहेली है, ठीक है। जैसे तुम्हारी सहेली को कोई देखता है, तुम आगे आगे खड़े हो जाते हो ना, ऐसे खड़े हो गए, हाँ भाई रोज डे भी है ना शायद, ओ चलो बैक टू द टॉपिक, ठीक है। जैसे तुम्हारी सहेली है, तुम सहेली के आगे आगे खड़े हो जाते हो, हाँ भाई मेरी सहेली की तरफ देख कैसे रहा है, कहीं नूते में, ठीक है, ऐसे कहते हो ना। वैसे ही क्या होता है कि जब एल्यूमिनियम को HNO3 में रिएक्ट करवा देते हैं, तो इसके आगे भी एक लेयर खड़ी हो जाती है। किसकी लेयर खड़ी हो जाती है, ऑक्सीजन की लेयर खड़ी हो जाती है। ये कहती है कि भाई कोई भी चीज आ जाए मुझ पे अटैक कर दे, मैं तो नहीं जीतूंगी, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फिर किसी को रिएक्ट करने ही नहीं देती, ठीक है। तुम समझते ही ऐसे, मैं क्या करूं, सहेली सोली रोज डे है, ऐसे तुम समझते ही नहीं हो। चलो अगला क्वेश्चन है, NaCl इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड। मतलब जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, ये जब सॉलिड स्टेट में होता है तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, तब तो उसमें से बिजली पास होती नहीं है। लेकिन अगर वो मॉल्टन स्टेट में हो जाए तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, सोचो, तब तक मैं रेस कर रहा, सोचो, ठीक है। और साथ में अपने मैथ्स को भी पूरा ध्यान दो, क्वेश्चंस ना आए, कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछो, हम आपके लिए ही वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। मैथ्स भी कराऊंगा, आता है आता है, भूल नहीं गए हैं, ठीक है। चलो NaCl है, NaCl हमारा एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। NaCl क्या है हमारा, आयनिक कंपाउंड है। और ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन जब ये इसमें होंगे तब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। अब देखो सॉलिड है, एकदम एक दूसरे को कस के जकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो जब छोड़ेंगे ही नहीं भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी ही नहीं,
है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी तो अभी तो हम कहते हैं कि जो NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता, लेकिन लेकिन मोल्टन स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, चलो अगला है मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट। और जहां ना समझ लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उतनी पार्ट सिर्फ आपके लिए दोबारा बना दूंगा। ठीक है, मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट और कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड इन दी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब देखो, आपने ओर वाला टॉपिक तो पढ़ा ही होगा। अब ओर वाले टॉपिक में हम कहते हैं रिएक्टिविटी होती है, मिडल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ मिडल वाले की बात करेंगे। ठीक है, मिडल वाले में क्या होता है, इसमें दो चीजें बनती हैं। देखो, यहाँ तो आपके पास सल्फाइड की ओर होंगे, किसकी ओर होंगे, सल्फाइड के, मतलब जैसे मरकरी सल्फाइड होगा, जैसे ये मरकरी है, मरकरी के साथ में कौन है, एस लगा हुआ, मतलब मरकरी का सल्फाइड है। या फिर आपके पास कार्बोनेट होगा, या फिर कार्बोनेट का क्या होगा, और होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये है, तो कैल्शियम के साथ कौन है, कार्बोनेट है, तो मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट का और हो गया, ये मरकरी HgS मरकरी का सल्फाइड होगा। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे मेटल, लेकिन हमें दुकान में यूज करना है, हमने अपनी रिएक्टिविटी में यूज करना है, तो हम सिर्फ मरकरी का यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस में मतलब मरकरी और सल्फाइड को अलग अलग करना, मरकरी और सल्फाइड को अलग अलग करना, उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। इसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग। जो आप अपने दोस्तों को करते हो वो वाली रोस्टिंग नहीं, कैरी मिनाटी वाली रोस्टिंग नहीं। ये रोस्टिंग कौन सी है, जब हम सल्फाइड ओर से इस सल्फाइड की ओर को रिमूव करते हैं, उसे हम कहते हैं सल्फाइड, उसे कहते हैं रोस्टिंग। और कार्बोनेट वाले को कहते हैं कैल्सिनेशन। ये कई बार इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। मुझे एक बार कल थोड़े दिन पहले बच्चों ने कहा था कि सर मेटल का टॉपिक करा दो, मैंने उन्हें गिनती की चीजें बताई थी, और एज इट हैज, मतलब जो भी अंग्रेजी में होता है सेम वैसा का वैसा उनको पेपर में दिख गया था। ठीक है, तो सल्फाइड का और तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट का और तो कैल्सिनेशन। ठीक है, तो अब इसने ये पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि क्या कहते हैं, उसने कहा कि कन्वर्ट ही क्यों करते हैं। अब ये मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे, ये मेटल के क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे। उसने कहा जरूरत ही क्या थी, हम सल्फाइड की ओर को डायरेक्ट प्योर नहीं कर सकते थे, हमने पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों किया। ये इसका क्वेश्चन है। देखो, इन दी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम देम, कि जब हम रिफाइन करते हैं, रिफाइन करते समय मेटल ऑक्साइड को अलग क्यों कर देते हैं। तो भैरा भाई अलग इसलिए करते हैं ताकि जो मेटल ऑक्साइड है ना, उस ऑक्साइड से रिमूव इसलिए करते हैं ताकि वो इजी रहता है। ठीक है, अगर हमारे पास सल्फाइड का और है ना, इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत देता है। लेकिन अगर हमारे पास सिंपल एक ऑक्साइड है, हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ऑक्साइड है, तो उसको रिमूव करना बहुत आसान होता है। तो इसलिए हम पहले सल्फाइड के ओर को एक सिंपल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसी के साथ ये देखो, मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड, पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग रहा होगा, मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारे दो क्वेश्चंस भी हो गए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की, और आराम से देखो, समझा समझा के विस्तार से बताएंगे आपको। है अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11वीं की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी अब्सॉर्ब्ड ऑन एडिंग 5% एल्केन KMnO4 टू इथेनॉल। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये मत कहना आप हर क्वेश्चन पे कह रहे हो, क्योंकि मैं करा ही वो क्वेश्चन रहा हूँ जो रिपीटेड है, मतलब जो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, आपको मैं और पेपर कराऊंगा, देखना उस पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, व्हाट वुड बी अब्सॉर्ब्ड ऑन एडिंग 5% एल्केन KMnO4 टू इथेनॉल। ये क्वेश्चन है कि अगर हम हमारे पास इथेनॉल है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सर, CH3CH2OH, यही तो होता है ना। इथेनॉल, इथ मतलब यहाँ पे बनाता, देखो इथ मतलब कितने कार्बन, इथ मतलब सर 2 कार्बन, इथ मतलब कितने कार्बन 2, और इथेनॉल ओल मतलब OH ग्रुप, मतलब OH आ गया, और अगले बगल में कौन आ जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। इथ मतलब 2 कार्बन, ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप। अब इसने बोला है कि अगर इथेनॉल में हम KMnO4 ऐड कर दें, इसमें हम किसको ऐड करा दें, KMnO4 को। और ये जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ये किसकी एग्जाम्पल दे रखी है आपकी बुक में, ऑक्सीडेशन दी, किसकी एग्जाम्पल दे रखी है, ये दे रखी है ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये इसने पूछ लिया कि अगर हम इथेनॉल में KMnO4 ऐड कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये वही है, इथेनॉल में अगर KMnO4 ऐड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH, और यही हमारा क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। यही हमारा क्या होता है, अब लिख देता इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का मैंने अभी बताया था कि कार्बन
इथ मतलब कितने कार्बन, 2, और साथ में डबल बॉन्ड में O और एक OH। COOH क्या होता है, हमारा इथेनॉइक एसिड होता है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया कि अगर हम इथेनॉल में KMnO4 ऐड करेंगे तो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बस। ठीक है, अगला रोल ऑफ KMnO4, बताओ भाई रोल क्या है। ये जो KMnO4 है इसका रोल क्या है, तो भाई इसका रोल है, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सोचो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पहले इसमें ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन एडिशन हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिख दी मैंने, केमिकल रिएक्शन तो मैंने पहले लिख दी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला है फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन। ओ हो साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन तुमने ना वो सुना होगा सर, पेपर वाले तो क्या देते हैं, स्ट्रक्चर बना दो साइक्लोपेंटीन का। सर आता ही नहीं सर, पेंटेन बनाना आता है। साइक्लोपेंटेन मतलब कैसा होता है, देखो पेंट, पेंट मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लेकिन कैसे लगने चाहिए, साइकिल में लगने चाहिए। 5 कार्बन कैसे लगने चाहिए, साइकिल में। तो देखो 1 2 3 4 5 लग गए 5, लेकिन ये पांचों किस में लगे हैं, एक साइकिल में लगे हैं। ठीक है, और पेंटेन मतलब इसके अगल बगल में 2 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, 2 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए, C5, 5 कार्बन हो गए। और सभी के पास 2 2 2 2 2 2 2 क्या है, हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। तो ये हमारा बन गया साइक्लोपेंटेन, इतना आसान तो है। ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन, C5H10। लेकिन इसने पूछा क्या है, फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्कीन। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा एल्केन है कौन सा क्या है, लेकिन साइक्लोएल्केन है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला ऑफ साइक्लोएल्केन, CnH2n। ठीक है, ऐसा ही है भाई। तुम और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोई टॉपिक है या डाउट है जिसमें मैं पूरा समझा दूंगा अच्छे से, एकदम बस मौका दो अपने भाई को समझाने का। ठीक है, चलो भाई अगला है मेटल प्लस एसिड। ओहो, इसमें ना मैं 2 रिएक्शन बताऊंगा, 2, और दोनों तुम्हें पक्का एग्जाम में दोनों में से एक तो पक्का दिखेगी, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है या दूसरी तरह क्वेश्चन में पूछ सकती है। ये जो क्वेश्चन था इसमें सिर्फ यही लिखा था और पूरा 3 नंबर का था, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी। पहला क्वेश्चन है मेटल प्लस एसिड क्या बनता है, मेटल प्लस एसिड बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की अगर कोई भी मेटल है, मेटल में अगर हम एसिड को ऐड करा देंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन इसको मैं 1 मिनट के लिए इरेज करता क्योंकि मुझे ये काफी समझाना है। ठीक है, अब देखो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आ जाती है एक एक्सेप्शन। केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन कहता है कि अगर ये एसिड HNO3 है, अगर ये एसिड क्या है HNO3 है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। हर बार मेटल एसिड में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, हर बार। लेकिन अगर एसिड HNO3 आ गया तब ये मुकर जाता है, तब ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। तो सर तब क्या बनाता है, तब ये बन जाता है H2O, तब ये बनता है वाटर। लेकिन सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो लेकिन ये HNO3 के एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन है। कई बार ये पिघल जाता है, ये भी पिघलता है, कब, जब मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज मिल जाए। ठीक है, HNO3 भी हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन कब, जब इसके पास मेटल कौन सा, मैग्नीशियम हो या फिर मैग्नीज। इतना आसान तो है। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन अगर HNO3 हो तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात समझ में आ गई, एकदम आ गई। लेकिन कई बार HNO3 भी पिघल जाता है, मतलब वो भी कई बार हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे मैग्नीशियम और मैग्नीज आ जाए भाई, तो बोलो आ गया समझ, एक्सेप्शन के अंदर ही एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन करो, मैं फिर इरेज कर रहा है, नोट डाउन कर लो इसे एकदम। चलो, अब मैंने बता दिया मेटल एसिड में करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है, लेकिन अगर इसी मेटल को
इसी मेटल को बेस में रिएक्ट करा दें, तब भी ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाता है, तब भी ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाता है। लेकिन आपको सिर्फ दो रिएक्शन याद करनी है, सिर्फ दो रिएक्शन। एक है अगर हम सोडियम को, बेस है हमारा NaOH, इसके साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बनेगा, स्टार बना लो भाई साहब, स्टार 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 स्टार। और दूसरा है अगर हम जिंक को NaOH, नहीं 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 नहीं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मिटाओ मिटाओ इसे, यहाँ पे क्या आएगा हमारा एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, एक बन गया सोडियम। अरे मित्र 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 मित्र, दोबारा करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब अगली रिएक्शन है मेटल प्लस बेस, ये भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाता है, ये भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन ही बनाता है। लेकिन इसमें जरूरी बात पता क्या है, जरूरी बात ये आपको दो रिएक्शन याद रखनी है, सिर्फ दो। एक तो है जब हमारा ये जिंक किसके साथ रिएक्ट हो जाए, NaOH के साथ रिएक्ट हो जाए, और एक है जब हमारा एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट हो जाए। सिर्फ ये दो रिएक्शन है, इसमें स्टार जितने तुम कहो उतने बना लेना, स्टार 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 स्टार। ठीक है, ये कई बार रिपीट आती है, जो क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ उसमें भी रिपीट होगा। अभी जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा मैं फोटो भी टिक टिक करके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, जिंक प्लस NaOH क्या बनाता है सर, सोडियम जिंकेट बनाता है। NaOH प्लस जिंक क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। और सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2, सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है, सोडियम हो गया, फिर ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम जिंकेट। लिख लेना कॉपी में कहीं पे नोट डाउन कर रहे हो तो। एल्यूमिनियम प्लस NaOH क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत सारे बच्चे ये इनके नाम भूल जाते हैं, सोडियम जिंकेट और सोडियम जिंकेट और सोडियम इल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी है मेरा तो क्रैश कोर्स। जिंक प्लस NaOH सोडियम जिंकेट, और एल्यूमिनियम प्लस मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा ताकि मेरे साथ साथ आप भी रिपीट करते जाओ और आपको याद हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम समझ लगी होगी। तो ये केमिस्ट्री के कुछ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हमने सारी वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं। अब जो कल वीडियो आएगी उस वीडियो में हम करेंगे अपनी फिजिक्स। एक बच्चे ने डिमांड भी करी थी कि सर फिजिक्स की वीडियो भी डालो, तो इसके बाद में अगला हम करेंगे फिजिक्स की। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ तब तक आपको सारा अच्छे से समझ लगा होगा। किसी भी सेक्शन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखो और मेरा भाई पढ़ते रहो।